हेलो फ्रेंड्स, हम अपने यूट्यूब पे पॉलिटी पढ़ रहे हैं और पॉलिटी में लास्ट क्लास हमने देखा था इंटर स्टेट रिलेशन। अभी हम लोग सेंटर स्टेट रिलेशन। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंटर स्टेट रिलेशन। ठीक है, मतलब देखिए, पहले हमने देख लिया कि सेंटर का स्टेट्स के साथ अच्छे रिलेशंस कैसे बने, उसके लिए सरकार में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। हालांकि वो चैप्टर प्रीलिम्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था, ये चैप्टर प्रीलिम्स के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। देखिए, होता क्या है कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो कैसा काम करता है, फेडरल कोर्ट जैसा काम करता है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट कैसा काम करेगा, फेडरल कोर्ट जैसा, एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट जैसा तो वो काम करता ही है, ये हमने देखा है। साथ में आर्टिकल 131 ये कहता है कि अगर दो स्टेट आपस में लड़ने लग जाएं तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट उन दोनों के मसले को सुलझाएगा। इसके अलावा हमारे साथ क्या होता है कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी आती है, क्योंकि राज्य आपस में लड़ने लग गए थे भाषाई आधार पर। कुछ राज्य डिमांड कर रहे थे कि अलग अलग राज्य चाहिए, जिसमें आप जानते हैं आंध्र प्रदेश बना, राम उल्लू की डेथ हुई। फिर गवर्नमेंट क्या करती है कि एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी बनाती है और उस स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी ने बहुत सारे रिकमेंडेशंस दिए और उसी के साथ कुछ ट्रिब्यूनल्स और अदर चीजें भी बनाई गई। ठीक है, साथ में हमने देखा था कि पहले भी गवर्नमेंट ने सेंट्रल स्टेट के रिलेशन को या स्टेट स्टेट के रिलेशन को ठीक करने के लिए कई सारे कमीशन बनाए थे और उन कमीशंस ने भी कहा था कि कुछ परमानेंट बॉडी और कुछ स्टैट्यूटरी बॉडी होनी चाहिए जो स्टेट के रिलेशंस को अच्छे करते हैं, मतलब स्टेट के आपस में रिलेशन भी अच्छे रहें और सेंटर के साथ भी स्टेट्स के रिलेशन अच्छे रहे। तो हमने सेंटर के साथ स्टेट के लिए जो प्रोविजंस हैं वो तो देखा था, उनमें डिवीजन ऑफ पावर भी था, बहुत सारी चीजें थी। ये जो चैप्टर है वो डिवीजन ऑफ पावर के लिए नहीं है, ये चैप्टर एग्जैक्टली स्टेट्स कैसे अच्छे से रहें, नहीं लड़ें, उनको हम काउंसिल बना दें, कुछ ट्रिब्यूनल्स बना दें जिससे वो उनके डिस्प्यूट आपस में ठीक होते रहे। और कुछ भी नहीं हो तो फिर आर्टिकल 131 है, सुप्रीम कोर्ट है, हमारे फेडरल कोर्ट जैसा काम करेगा। तो वही चीज हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल में क्या है कि सबसे पहले क्या होगा कि स्टेट के पास, मतलब सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के अलावा कुछ व्यवस्थाएं ऐसी की गई हैं जैसे कि इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। अब हुआ क्या कि जैसे नर्मदा को हम ले लें, मध्य प्रदेश से निकलने वाली नदी है, तो इसके लिए जिस जिन राज्यों से वो जाती है वो चाहेंगे कि पानी उनके पास रहे, ठीक है, या पानी का वो यूज करें, अदर स्टेट तक पहुंचे ही नहीं। तो इस तरीके से क्या होगा, स्टेट कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होते हैं। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए हमने क्या स्टार्ट किया, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट खत्म करने के लिए काउंसिल्स बनाई जाएंगी और उसके साथ ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे। ठीक है, तो ये व्यवस्थाएं हैं। देखिए, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस द डिस्प्यूट ओवर वाटर ऑफ इंटर स्टेट रिवर एंड रिवर वैलीज कैन सीरियसली डिस्टर्ब फेडरल हार्मोनियम। देखिए क्या होगा कि जब स्टेट पानी के लिए, जैसे मान लीजिए कोई एक नदी, अब नदी तो किसी एक स्टेट में फ्लो करेगी नहीं, उसका तो पाथ है कहीं जाकर के वो बे में या किसी सी में या किसी लेक में कहीं ना कहीं जाकर के मिलेगी, मतलब माउथ ऑफ रिवर होगा, और वो जो कैचमेंट एरिया होगा उसका, उसमें लड़ाई स्टार्ट हो जाएगी कि पानी हम यूज करेंगे, हम यूज करेंगे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कावेरी वाटर डिस्प्यूट हुआ, ठीक है, उधर रावी वाटर डिस्प्यूट हुआ। तो वाटर डिस्प्यूट चलते रहेंगे, राज्य अपने इरिगेशन के लिए इवन डैम बना करके या किसी कनाल बना करके वाटर को डाइवर्ट करेंगे और फिर दूसरा स्टेट जो है वो उसके लिए लड़ना शुरू कर देगा। ठीक है, और इससे क्या होगा कि जब स्टेट आपस में लड़ने लगेंगे तो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बनाए रखने के लिए हम ऐसी व्यवस्था करते हैं। देखिए, सो आर्टिकल 262 अलाउ द पार्लियामेंट टू प्रोवाइड फॉर देयर एडजुडिकेशन एंड इवन एक्सक्लूड द जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड अदर कोर्ट इन दिस मैटर। अब देखिए क्या कहता है कि आर्टिकल 262 हमारे पास है संविधान में, जो ये कहता है कि हम इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के लिए क्या बनाएंगे, ऐसी काउंसिल या ऐसी बॉडी का व्यवस्था करेंगे जैसे जो जाकर के वाटर डिस्प्यूट को सॉल्व करे, सभी स्टेट को बिठाए जिन जिन की लड़ाई चल रही है, और उसको सुनने के बाद एक ऐसी मतलब व्यवस्था की जाए जिसमें इनकी लड़ाई भी खत्म हो जाए और वाटर डिस्प्यूट में वाटर का डिवीजन भी हो जाए। जैसे मान लो किसी स्टेट को ज्यादा देना है, किसी स्टेट को कम देना है, या सबको इक्वल देना है, जैसी जिसकी डिमांड है और जरूरतें हैं। मतलब ऐसा नहीं कि डिमांड तो सभी स्टेट कर रहे हैं तभी लड़ रहे हैं, तो जरूरतों के हिसाब से। दूसरा क्या किया गया कि यहाँ पर कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता या किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकता, जो इनके डिसीजन हो जाएंगे वो फाइनल डिसीजन होगा। ऐसा क्यों किया गया कि ऐसे बहुत लेंदी प्रोसेस में चला जाएगा और फिर स्टेट के हाई कोर्ट्स में बातें जाएंगी, फिर हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तो फिर मतलब क्या रहा ऐसी कोई बॉडी फॉर्म करने का। तो इससे अच्छा होगा कि
हम लोग ऐसी बॉडी बना दे जो डिसीजन दे, और वो डिसीजन किसी भी कोर्ट में अपील वगैरह नहीं हो सके उसके अगेंस्ट, या किसी भी कोर्ट में उसके अगेंस्ट चैलेंज उसको नहीं किया जाए उसके जुडिक्शन को, ठीक है। तो इसके जुडिक्शन को भी हम कहीं चैलेंज नहीं कर सकते हैं। जो डिसीजन आ गया वो स्टेट का बाइंडिंग नेचर है, स्टेट को मानना होगा, ठीक है। अंडर दिस पावर पार्लियामेंट हैज इनेक्टेड द रिवर बोर्ड एक्ट। ये याद रखना किस एक्ट के तहत पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया, कौन सा एक्ट बनाया, रिवर बोर्ड एक्ट। कभी क्वेश्चन पूछा जाए प्रीलिम्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, बार बार क्वेश्चन आते रहते हैं कि अभी जो हमारे इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट खत्म किए जाते हैं, निपटाए जाते हैं, जिनका समाधान किया जाता है वो किससे किया जाता है, तो 1956 जानते हैं, ये स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन वाला भी ईयर ऐसा ही है, तो याद रखेंगे। टू सेट अप रिवर बोर्ड्स फॉर रेगुलेटिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटर स्टेट रिवर्स एंड द इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशल ट्रिब्यूनल्स whenever a state complains that its interests are prejudicially affected by another state's use of such waters। अब जब दो स्टेट लड़ने लगेंगे तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर में क्या बनाएंगे, ट्रिब्यूनल बनाएंगे, और ट्रिब्यूनल जो डिसीजन लेगा वो मान्य होगा, उसको कहीं भी हम मतलब चैलेंज नहीं करेंगे कोर्ट में, बस इतना समझ लीजिए, ठीक है। वंस अ ट्रिब्यूनल इज सेट अप, इट इन्वेस्टिगेट द डिस्प्यूट एंड गिव एन अवार्ड विच इज फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन द पार्टी स्टेट्स। कुल मिलाकर के मैंने बता ही दिया है कि जो भी इस ट्रिब्यूनल का जजमेंट होगा या जो भी उसका सॉल्यूशन वो देगा, उसको कहीं भी डिमांड मतलब कहीं भी चैलेंज नहीं किया जाएगा, सभी स्टेट्स को मानना पड़ेगा, उसमें कुछ भी चेंज नहीं हो सकता, वो बाइंडिंग इन नेचर है, ठीक है। एमिंग टू प्रोवाइड अ टेक्निकल एंड डिप्लोसाइज्ड मैकेनिज्म ऑफ रिजॉल्विंग हाई सेंसिटिविटी वाटर इश्यूज, ठीक है। देखिए कीवर्ड्स क्या है, आर्टिकल 262 अभी तक मतलब जो चीजें हैं उसमें कैसा क्या हुआ, तो पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रोवाइड एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू वाटर और इंटर स्टेट रिवर और रिवर वैलीज। अगर ऐसा कुछ भी दिक्कत होता है रिवर वैलीज के लिए, वाटर के लिए कुछ भी लड़ते हैं, तो पार्लियामेंट ट्रिब्यूनल दे सकता है उन राज्यों को, और वो ट्रिब्यूनल जाकर के उनके मसलों को सुलझाएगा, ठीक है। पार्लियामेंट में प्रोवाइड दैट नाइदर the Supreme Court nor any court shall exercise jurisdiction over such dispute। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट है ये दोनों पॉइंट, आप याद रखना कि जब भी राज्य आपस में लड़ना शुरू करेंगे तो ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा। कौन बनाएगा ट्रिब्यूनल, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाएगा। पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाएगा, ठीक है। और ऐसे ट्रिब्यूनल किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किए जाएंगे, इनके डिसीजन ये कोर्ट के जुडिक्शन से बाहर रखे जाएंगे, ठीक है। बार बार वही चीजें रिपीट हो रही हैं, और रिपीट हो रही है मतलब एग्जाम में आने के चांसेस हैं। रिवर बोर्ड एक्ट 1956 पहले ही हमने देख लिया। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिवर बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटर स्टेट रिवर एंड रिवर वैलीज, क्लियर है। इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956। सेंट्रल गवर्नमेंट सेटअप अ ट्रिब्यूनल व्हेन नेगोशिएशंस फेल्स। अब देखिए क्या होगा, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट प्रयास करेगी या स्टेट्स को बोलेगी कि आपस में बैठ के बात कर लो, नेगोशिएट कर लो कैसा क्या चल रहा है, और अगर नहीं होगा तो फिर अंत में ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा, ठीक है। अंडर इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट, क्लियर है। ट्रिब्यूनल्स डिसीजन इज फाइनल एंड नो अपील इन द कोर्ट। ये हम जानते हैं, पहले से ही मैंने बता दिया कि ट्रिब्यूनल जो भी डिसीजन दे देगा वो फाइनल है, कहीं भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा, ठीक है। देखिए इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल सेटअप सो फॉर, मतलब अभी तक क्या क्या, अब ये इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें कुछ भी नहीं, क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, कृष्णा वाटर डिस्प्यूट किस किस स्टेट के बीच में है, पहली बात। और जो ट्रिब्यूनल बना था वो ट्रिब्यूनल, मतलब मैच द कॉलम में दो चीजें आ सकती हैं, एक तो ट्रिब्यूनल का नाम दे देगा और ट्रिब्यूनल के साथ ईयर दे देगा, तो ईयर आपको मैच करना होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, या वन लाइनर में पूछ दे कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल कब बना, या अगला क्वेश्चन ये दे दे कि कृष्णा जो वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल है या कृष्णा वाटर डिस्प्यूट जो है वो किन किन स्टेट्स के बीच में है। ऐसे क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो थोड़ा सा ध्यान रखो। वनडे एग्जाम जितने होते हैं, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, पीएससी का हो, या कोई अदर स्टेट किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, उसमें पूछा जाएगा, ठीक है। तो देखिए यूजिंग दिस पावर अंडर इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956, पहले तो पूछा जाएगा ट्रिब्यूनल किस एक्ट के तहत बनता है, तो 1956 के एक्ट के तहत बनता है, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड सेवरल ट्रिब्यूनल एडजुडिकेट स्पेसिफिक रिवर डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट्स।
अब वो ट्रिब्यूनल कौन कौन से हैं, उन स्टेट्स को मतलब जहां जहां कुछ डिस्प्यूट क्रिएट हुआ उनको ध्यान में रखते हुए अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने मतलब पार्लियामेंट ने कई ट्रिब्यूनल बनाए हैं और वो ट्रिब्यूनल का नाम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, ये आपसे पूछा जाएगा, 1969 में आया था और इसमें क्या क्या है तो महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्रा, ये 3 राज्य लड़ रहे हैं। सबसे पहले इसमें क्या याद करोगे आप, वाटर डिस्प्यूट याद करोगे कि कौन सा वाटर डिस्प्यूट है, कौन कौन से स्टेट उसमें लड़ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर बाद में ईयर याद करना, ईयर एक बार छोड़ भी दो तो चलेगा बट आता है एग्जाम में, ये ध्यान रखना। गोदावरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल 1969। अब गोदावरी के लिए देखो, पहले तो आपको थोड़ा बहुत रिवर की जानकारी होनी चाहिए, मतलब जब भी आप पढ़ रहे हैं तो साथ में ज्योग्राफी थोड़ा देखिए कि कौन सी रिवर किस किस स्टेट से जाती है, और फिर जिस स्टेट से जाती है तो क्या सभी स्टेट लड़ रहे हैं या कुछ ही स्टेट लड़ रहे हैं, बाकियों को कोई मतलब नहीं है क्योंकि उनके पास दूसरी रिवर है, ऐसा भी हो सकता है। तो पहले तो आप ज्योग्राफी थोड़ा सा याद रखेंगे तो आपको हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। तो गोदावरी वाटर डिस्प्यूट किन किन के बीच में है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्रा, मध्य प्रदेश और ओडिशा। देखिए कितने स्टेट आपस में लड़ रहे हैं गोदावरी के वाटर के लिए। वैसे ही नर्मदा वाटर डिस्प्यूट अगर देखें ट्रिब्यूनल 1969, अब नर्मदा आप जानते हैं मध्य प्रदेश से निकलती है, पर देखिए इसमें लड़ाई कौन कौन सा स्टेट का हो रहा है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, ठीक है। कई बार इनमें स्टेट की नंबरिंग भी पूछ देता है, कितने स्टेट उस ट्रिब्यूनल में है या कितने स्टेट लड़ रहे हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रख लेना। कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल जो है वो 1990 में आया था, ऊपर छूट गया, देखते हैं अपन, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु एंड पौंडीचेरी, ठीक है। तो पौंडीचेरी भी लड़ रहा है, कर्नाटका भी लड़ रहा है, केरला भी लड़ रहा है, तमिलनाडु भी लड़ रहा है, कौन लड़ रहा है तो कावेरी में। रावी एंड ब्यास इंपॉर्टेंट वाटर डिस्प्यूट है इंडिया का, ये अपने ऊपर वाले जो राज्य है ना वो लड़ते हैं ट्रिब्यूनल। 1986 पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, ठीक है, तो ये तीनों राज्य के बीच में इसके लिए लड़ाई चल रही है। इवन इंडस का आप लोग जानते हैं, हम और भारत मतलब भारत और पाकिस्तान भी लड़ा है इसके लिए, तो ठीक है, तो वो इसमें नहीं आएगा, वो इंटरनेशनल मैटर है, ठीक है। देखिए कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल सेकंड, अब लड़ते रहेंगे, बार बार आता रहेगा। पहला वाटर डिस्प्यूट आया, ये कब बना 1969 में, फिर लड़ने लग गए होंगे तो 2004 में फिर बनाना पड़ा। महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्रा ये लड़ने लग गए, क्लियर है। तो पूछा जाएगा कि अभी तक कितने ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं कृष्णा पे, तो 2 ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं, एक बना था 1969 में, दूसरा बना 2004 में, ठीक है। वंशधारा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल 2010, ओडिशा और आंध्र प्रदेश लड़ते हैं इसके लिए, ठीक है। महादाई या मंदोवी रिवर जो है वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल 2010, गोवा, कर्नाटका और महाराष्ट्र ये लड़ते हैं, ठीक है। महानदी वाटर डिस्प्यूट इंपॉर्टेंट है, ये भी ओडिशा और चंडीगढ़ लड़ रहे हैं, ठीक है, 2018 में आया था, देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो रटने की चीजें हैं मेरे हिसाब से, तो इनको क्या करना पड़ेगा आपको, वाटर ट्रिब्यूनल कब आया था और ट्रिब्यूनल के लिए ईयर कौन सा है और कौन कौन से स्टेट इन्वॉल्व है, बस इतना देख लो काम हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में आते हैं। देखिए अब इसके बाद क्या है, इंटर स्टेट काउंसिल्स, तो अब कुछ काउंसिल्स भी बनाए जाएंगे स्टेट्स को लड़ने से या सेंट्रल स्टेट को लड़ने से रोकने के लिए। देखिए आर्टिकल 263 empowers the president to establish interstate council if any time it appear that the public interest would be served by such a body, क्लियर है। अब देखिए आप जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कई सारे कमीशंस बनाए थे और उन कमीशंस में इंपॉर्टेंट जो कमीशन था वो सरकारिया था, पुंछी था, आप लोग जानते हैं, और इन सभी का लगभग सेम डिसीजन था कि एक ऐसी बॉडी बनाई जाए जो राज्यों की जाकर के स्थिति देखे और उनके रिकमेंडेशंस को जाने और फिर उसके बाद क्या करे कि जो भी डिस्प्यूट चल रहा है, मतलब उनके बीच में क्या क्या उनके डिमांड्स हैं, कैसे सेंट्रल स्टेट का रिलेशन और अच्छा किया जा सके, क्या उनके डिमांड वैलिड है, क्या इनवैलिड है, अगर इनवैलिड है तो उनको फिर समझाया जाए, या जैसे भी करके एक हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छे से सेफ रहे और कहीं भी स्टेट डिस्प्यूट या सेंट्रल स्टेट डिस्प्यूट क्रिएट ना हो, ताकि हमारे देश अच्छे से प्रोग्रेस करता रहे, ठीक है। तो इसलिए सरकारिया कमीशन बनाया गया था, आप जानते हैं। इसके बाद पुंछी कमीशन और भी कमीशन हमने पढ़े थे, जिसमें इंपॉर्टेंट है सरकारिया कमीशन। तो देखिए द सरकारिया कमीशन हमने पढ़ा भी था कि 1983 टू 1988 स्ट्रांगली रिकमेंडेड अ परमानेंट काउंसिल अंडर दिस एक्ट आर्टिकल एंड एक्टिंग ऑन दिस द जनता दल गवर्नमेंट सेटअप द इंटर स्टेट काउंसिल 1990,
क्लियर है? आप लोग जानते हैं बीच में ये काउंसिल्स काम भी नहीं की थी, कुछ दिन तक नहीं भी बनाया गया, वो भी हमने देखा था, ठीक है। फिर जनता दल गवर्नमेंट ने बनाया था। फंक्शन एज द फोरम फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, क्लियर है? कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट एंड अमंग द स्टेट देमसेल्फ। मैंने बोला था कि ये जो भी इंटर स्टेट काउंसिल बनाया जाता है, ये दोनों के रिलेशन के लिए बनाया जाता है कि सेंटर और स्टेट के बीच में, मतलब स्टेट्स का सेंटर से क्या उम्मीद है या इच्छाएं हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट से क्या चाहती है, इन चीजों को बैठ करके एनालाइज किया जाए और उसका एक बीच का रास्ता ढूंढा जाए। फिर अगर स्टेट आपस में लड़ रहे हैं या उनका कुछ डिमांड है या उनके बीच में कुछ डिस्प्यूट है, तो उसको भी खत्म करने के लिए रिकॉग्नाइजिंग बॉडी एक होनी चाहिए जो चीजों को ठीक करे और अपने रिकमेंडेशंस देती रहे। क्लियर है? ये भी ध्यान रखना। दो तरह की बॉडी होती है, एक तो जैसे हमने ट्रिब्यूनल देखा, ट्रिब्यूनल कैसी है? काइंड ऑफ जुडिशियल बॉडी है, मतलब वो गई जाकर के वहां पे 2, 3, 4, 5 जितने भी स्टेट लड़ रहे हैं उस वाटर डिस्प्यूट के लिए जो ट्रिब्यूनल बनाया गया, वो ट्रिब्यूनल गया, सभी स्टेट्स की बातों को सुना, एक कोर्ट जैसा काम किया एंड देन आफ्टर अपना डिसीजन दे दिया, और उसका डिसीजन जो है वो बाइंडिंग इन नेचर है। तो आप याद रखना कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बाइंडिंग इन नेचर होती हैं, कुछ एडवाइजरी बॉडी भी होती है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि एडवाइजरी बॉडी है या ये बाइंडिंग इन नेचर की बॉडी है, मतलब जिसके जो भी नॉर्म्स, जो भी डिसीजन होंगे वो मानना ही होगा। दूसरा चीज क्या है इंपॉर्टेंट, कि हमसे ये भी पूछा जाएगा कि कोई अगर काउंसिल बना है या कोई कमीशन बना है या कोई बॉडी बनाई गई है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, या कैसी बॉडी है, डायरेक्ट ऐसे ही बना दी गई, ठीक है। तो ये भी पूछा जाएगा, कोई लॉ के तहत बनाई गई तो वो स्टैट्यूटरी होगी, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन में उसका प्रोविजन है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होंगी, ठीक है। या इन जनरल एक फॉर्मल बॉडी बना दी गई। तो ये चीजें आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, थोड़ा उसको ध्यान रखना, और जो भी पढ़ा करो उसका थोड़ा रिसर्च किया करो कि चीजें क्या है, हम तो बताते ही हैं साथ में। तो देखो ये बताया गया, द काउंसिल इज अ, अब देखो आ गई ना बात, द काउंसिल इज अ रिकमेंडेटरी बॉडी, मतलब एडवाइजरी बॉडी है जो एडवाइस देगी, अनलाइक द सुप्रीम कोर्ट जुडिक्शन अंडर आर्टिकल 131। अब ये सुप्रीम कोर्ट जैसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी डिसीजन दे दिया स्टेट्स के लिए या सेंट्रल स्टेट के लिए वो मानना ही होगा, क्योंकि फेडरल कोर्ट जैसा काम करेगा यहाँ पे जब भी कुछ होगा। तो ऐसा बाइंडिंग इन नेचर नहीं होगा, ये सिर्फ सरकार को क्या करेगा, सलाह देगी कि आपको ये करना चाहिए, यहाँ पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ऐसे इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ये काम अगर हम कर दें तो रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, यहाँ पे इस स्टेट को इस चीज की जरूरत है और उसे नहीं मिल रहा है तो उसको मिलना चाहिए, ठीक है, या इस स्टेट को ज्यादा मिल रहा है, इस स्टेट को कम मिल रहा है। तो वो चीजें मतलब इनके जो भी रिकमेंडेशंस होंगे वो बाइंडिंग इन नेचर नहीं है, कुल मिलाकर कैसा है कि एडवाइजरी नेचर है। क्लियर है? ध्यान रखना। इट फंक्शन इज टू इंक्वायर, डिस्कस एंड एडवाइस rather than give binding decisions, but it plays an important role in the promoting cooperative federalism। अब देखिए ऐसा भी नहीं है कि ये बाइंडिंग नेचर का नहीं है तो इसकी बात नहीं मानी जाएगी। पार्लियामेंट ने बनाया, प्रेसिडेंट ने बनाया है, तो क्या होगा, प्रेसिडेंट का बनाया हुआ एक बॉडी है और वो अगर अच्छे से काम कर रही है वो बॉडी, तो फिर उसके अंदर जो भी डिसीजंस आए हैं, जो भी उसके रिकमेंडेशंस आए हैं, उन रिकमेंडेशंस पे गहरा विचार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ठीक है पटक दो उधर साइड में, कुछ आपने काम किया है अच्छा है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। मतलब ये कहीं ना कहीं इसका जो फंक्शन है वो हमारे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को सुधारता है, ठीक है। ड्यूटीज अंडर आर्टिकल 263 एज लिस्टेड इन द बुक्स। अब इसमें क्या है, देखो अब इसका ड्यूटी क्या है, टाइम टू टाइम रिवाइज किया जा सकता है, इसलिए अभी तक जो हमें पता है हम उसकी बात कर रहे हैं। देखिए, इंक्वायरिंग इनटू एंड एडवाइजिंग अपॉन डिस्प्यूट विच में अराइज बिटवीन द स्टेट्स। जो राज्यों के बीच में डिस्प्यूट शुरू हो गया, मैं हिंदी में बता देता हूं क्योंकि कई बार बच्चे मुझसे बोल रहे हैं कि सिर्फ इंग्लिश में ही आप पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, मैं पूरा एक्सप्लेनेशन तो हिंदी में ही देता हूं आपको। पर कई दिनों से मुझे ऐसा कई बच्चों ने बोल दिया कि ऐसा नहीं, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, पूरा हिंदी में समझाया जा रहा है। आप हिंदी की बुक ले आइए, बैठिए लेकर के और देखिए जो भी पढ़ा रहे हैं आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये बोला गया कि जब दो स्टेट किसी भी बात पर लड़ रहे हो तो उनका क्या किया जाएगा, ये एडवाइस करेगा, उनको इंक्वायर करेगा और देन इंक्वायर करने के बाद एडवाइस करेगा कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। इन्वेस्टिगेटिंग एंड डिस्कसिंग द सब्जेक्ट्स इन विच द स्टेट और द सेंटर एंड द स्टेट हैव अ कॉमन इंटरेस्ट। क्लियर है? स्टेट के और जो भी सेंट्रल स्टेट के बीच में है या स्टेट स्टेट के बीच में है, उनको डिस्कस किया जाएगा, इन्वेस्टिगेट किया जाएगा एंड देन आफ्टर उसके रिकमेंडेशंस दिए जाएंगे। मेकिंग रिकमेंडेशंस अपॉन एनी सच सब्जेक्ट particularly for better coordinating of polity and action। मतलब कुल मिलाकर के कि हमारा जो फेडरेशन है वो अच्छे से चलता रहे, उसके लिए
इसको बनाया जाएगा, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ द प्रेजेंट इंटरस्टेट काउंसिल इंपॉर्टेंट है, ये फिर से पूछा जाएगा। देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो एट प्रेजेंट हमारा इंटरस्टेट काउंसिल बनाया गया है उसमें कौन कौन से मेंबर हैं, कौन चेयरमैन है, या कौन होता है कौन नहीं होता है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए ध्यान से देखिए, प्राइम मिनिस्टर इसके कौन होते हैं, चेयरमैन होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिए कि जो हमारा इंटरस्टेट काउंसिल बनता है उसके चेयरमैन कौन होते हैं, हमेशा पीएम होते हैं। चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स जो मेंबर होंगे उनमें कौन होगा, तो चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल स्टेट, पूरे स्टेट के चीफ मिनिस्टर को बुलाया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरीज हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबली। अब देखो कुछ हमारे पास यूटी जैसे दिल्ली हो गया, तो दिल्ली में क्या सीएम है, ठीक है। तो दिल्ली में अगर सीएम है तो क्या होगा कि उन सीएम को बुला करके यहां पर मेंबर बनाया जाएगा। अगर सीएम नहीं है तो कौन होगा, एडमिनिस्ट्रेटर होगा, या जो भी वहां पर उस समय पे जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड पर्सन हो उसको हम लोग इसका मेंबर बना देंगे, ठीक है। तो अगर सीएम है तो ठीक है, सीएम नहीं है तो यूटी है, तो यूटी में क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, ठीक है। तो उनको बनाएंगे। देखिए एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरीज नॉट हैविंग असेंबलीज। अब जहां पर असेंबली नहीं है वहां पर कौन होता है, एडमिनिस्ट्रेटर होता है, हम जानते हैं। गवर्नर ऑफ द स्टेट अंडर प्रेसिडेंट्स रूल व्हेन एप्लीकेबल। अब देखिए कुछ ऐसे स्टेट भी हो सकते हैं, ये जगह ऐसा रखा गया है, ऐसा है नहीं कि अभी कहीं चल ही रहा हो। अगर मान लो कि प्रेसिडेंट रूल किसी स्टेट में लगा हुआ है तो वहां का सारा पावर किसके पास चला जाता है, प्रेसिडेंट के पास चला जाता है, और प्रेसिडेंट के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए सारा काम कौन परफॉर्म करता है वहां पे, गवर्नर। तो गवर्नर को उठा करके बिठा दिया जाएगा इस काउंसिल में, क्लियर है। अगर किसी स्टेट में इमरजेंसी लगा हुआ है, इमरजेंसी मतलब प्रेसिडेंट्स रूल लगा हुआ है तो 6 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंक्लूडिंग द होम मिनिस्टर। अब देखिए इसमें होम मिनिस्टर तो होंगे ही होंगे, 6 कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे पूरे, जिसमें एक होम मिनिस्टर तो होंगे ही होंगे। बाकी लोग किसके रिकमेंडेशन से आएंगे, तो जैसा प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड कर दें उनके रिकमेंडेशन पे बाकी लोग अपॉइंट किए जाएंगे। देखिए नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, क्लियर है, असिस्टेड बाय अ इंटर स्टेट काउंसिल सेक्रेटरिएट सेटअप इन 1991। अब देखिए इसमें क्या किया गया, एक सेक्रेटरिएट भी बना दिया गया है, ठीक है, जो इंटर स्टेट काउंसिल सेक्रेटरिएट कहलाएगा, और वो भी इसको असिस्ट करेगा, मतलब जो जरूरत लगेगी वो हेल्प करता रहेगा, ठीक है। ऑल्सो सर्व एज सेक्रेटरिएट फॉर जोनल काउंसिल, और यही जो सेक्रेटरिएट है वो क्या करेगा, जोनल काउंसिल के साथ भी सर्विस देता रहेगा। थोड़ा बहुत याद रखिए, पर ये चीजें इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो ध्यान रख लेना कौन चेयरमैन है, कौन मेंबर है। अगर मान लो सीएम नहीं है तो सीएम के जगह पे कौन होगा, ठीक है। जो 6 मिनिस्टर्स हैं वो कौन कौन लोग हैं, होम मिनिस्टर हैं क्या, तो हाँ है, उनको कौन अपॉइंट करता है या कौन रिकमेंड करता है, सॉरी, तो रिकमेंड करते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो ये चीजें आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, थोड़ा ध्यान रखिए। पब्लिक एंड रिकॉर्ड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, आर्टिकल 261 इंपॉर्टेंट है ये भी आर्टिकल। देखिए अब इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कि कोई एक राज्य है और राज्य के अंदर उसने कोई लॉ बनाया, मान लो कोई एक ये राज्य है और इसने भारत के अंदर कोई एक लॉ बनाया, तो क्या इसके लॉ सभी राज्यों के द्वारा मान्य होंगे या सभी राज्यों को मानना होगा, क्योंकि वो अपनी टेरिटरी के लिए बनाया है। तो ऐसा है कि अगर अपने अपने राज्य अलग अलग लॉ बनाने लगे तो एक दिक्कत और हो जाएगा कि मैं किसी स्टेट का हूं, किसी और स्टेट में जा रहा हूं, तो वहां के लॉ का ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ कुछ ऐसे छोटे लॉ होते हैं, मतलब छोटे लॉ तो नहीं बोल सकते, कुछ ऐसे लॉ हैं, राज्य के पास कुछ ऐसा भी लिस्ट है जिसपे वो कानून बना सकता है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, वो उसका पावर है, बना सकता है, ठीक है। तो जैसे कि जुडिशियरी के लिए कोई ऐसा कानून बना दिया गया हो जो सभी भारत पे लागू ना होते, वो स्पेसिफिक स्टेट पे हो रहा है, तो फिर वहां दिक्कत हो सकता है कि जुडिशियरी का वर्क खराब हो जाए, या मतलब मान लो जुडिशियरी जो हाई कोर्ट्स हैं वो अलग अलग अपने डिसीजन लेने लगे, तो ऐसा नहीं होगा। हाई कोर्ट्स के कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के फॉर्म में यूज किया जाएगा, और कहीं का भी डिसीजन हो वो दूसरे हाई कोर्ट में रखा जा सकता है। तो ये ऐसी कुछ व्यवस्था है, क्लियर है। देखिए और दूसरी बात कि जो भी उधर से पार्लियामेंट से लॉ आएगा वो सभी स्टेट के लिए एक जैसा लॉ आएगा, ये भी मतलब लॉ में हमारा विश्वास बना रहे, कुल मिला के ऐसा हम कोई व्यवस्था करेंगे। देखिए बिकॉज द जुडिक्शन ऑफ ईच स्टेट इज कन्फर्म्ड, हम जानते हैं कन्फाइंड, हर स्टेट का अपना जुडिक्शन कन्फाइंड है कि भाई आपकी ये टेरिटरी है और आप इसके अंदर ही काम करेंगे, ठीक है, इट्स ओन टेरिटरी, ठीक है। इट इज पॉसिबल दैट एक्ट एंड रिकॉर्ड्स ऑफ वन स्टेट माइट नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड इन अनदर, हो सकता है, विच वुड हार्म नेशनल यूनिटी। अब क्या है, ऐसे अलग अलग अगर लॉ बनने लग जाएंगे तो क्या नेशनल यूनिटी को हार्म करेगा, तो बिल्कुल कर सकता है। तो ऐसा कुछ भी लॉ अगर लाया जाएगा तो प्रायर प्रेसिडेंट से पूछा जाएगा, और प्रेसिडेंट अगर अलाउ करते हैं कि जो नेशनल यूनिटी को हार्म नहीं करता तो ही लगेगा, अदरवाइज नहीं लग पाएगा वो, ठीक है। टू प्रिवेंट दिस एक्ट
आर्टिकल 268, अब देखो ये ऐसा कोई काम हो उसको बचाने के लिए, मतलब नहीं जनरली तो नहीं लगाया जाएगा, आप ऐसे याद रख लो, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, हर स्टेट अपने अपने लॉ लगाने लग जाएंगे, तो हम किसी स्टेट में जाएंगे तो हमें डर डर के जीना पड़ेगा। तो यूनिटी कहाँ से रहा, अलग अलग फीलिंग आएगी ना कि भाई उस स्टेट में जा रहे हो तो उसका भी लॉ ध्यान रखना, ऐसा लॉ लगा हुआ है, ठीक है। टू प्रिवेंट दिस एक्ट, आर्टिकल 261 कंटेन्स द फुल फेथ एंड क्रेडिट कॉज रिक्वायरिंग दैट पब्लिक एक्ट रिकॉर्ड एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स ऑफ द यूनियन एंड of every state shall be given full faith and credit throughout the India, subjected to law made by Parliament. Clear है? This ensures that law, official records and court judgments of one state are respected in all states. Clear है? Reducing the need for fresh legislation and helping citizens carry their rights and obligations across the state borders. कहीं भी वो जाए उनको एक जैसा फील हो, लॉ ऐसा हो कि वो किसी भी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को ध्यान रख सकें, और ऐसा नहीं हो कि वो मतलब अलग अलग फील करें, ठीक है। की पॉइंट्स क्या है, पब्लिक एक्ट्स इंक्लूड लॉ, ऑर्डर, ऑफिशियल एक्ट, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज, थोड़ा याद रखना। पब्लिक रिकॉर्ड्स में क्या है, इंक्लूड ऑफिशियल बुक्स, रजिस्टर्स एंड डॉक्यूमेंट केप्ट बाय पब्लिक ऑफिसर्स ऑफ द यूनियन और द स्टेट, ठीक है। आप एक बात और याद रखना कि कोर्ट के जितने भी जजमेंट होते हैं उनको बचा कर रखा जाता है, और किसी भी अपर कोर्ट का जजमेंट जो होगा ना वो लोअर कोर्ट के लिए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जैसा मतलब प्रेजेंट किया जा सकता है कि ये सिमिलर केस है, इसमें तो हाई कोर्ट ने, यहाँ के हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था, तो आप देखिए इस कोर्ट को, तो उसको एक एक्ट जैसा ही वो काम करेगा लगभग, ठीक है। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स cover judgment, decrees, order and processes of courts. Final judgment capable of execution in one state are without fresh suit capable of executive anywhere in the India subjected to the parliamentary law, ठीक है। अब ये भी ध्यान रखना, पार्लियामेंट्री लॉ के हिसाब से कहीं भी फ्रेश सूट के बिना ही उसको प्रोसीड किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको थोड़ा सा अवॉइड भी कर दोगे तो चलेगा, ये वाला स्लाइड, पूरे चैप्टर को नहीं, ये वाला स्लाइड को, ठीक है। बाकी जो भी इस चैप्टर में स्लाइड्स हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, आपको एक एक स्लाइड याद करना पड़ेगा, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। जो चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है मैं पहले ही कह देता हूं कि छोड़ देना इसको, या मत पढ़ना, या ठीक है थोड़ा थोड़ा देख के छोड़ देना, ऐसा करता हूं, ठीक है। देखिए अब इसमें क्या है, इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, आर्टिकल 301 to 307। अब देखिए एक लाइन में अगर मैं बताऊं तो क्या है कि हमारे बहुत सारे स्टेट हैं, और स्टेट के अपने अपने ट्रेड एंड कॉमर्स, मतलब वहां पे व्यापारी भी होंगे, कुछ किसान भी होंगे जो चीजें उगाएंगे। अब एक बात बताओ कि अगर बाउंड्री के अंदर ही उनको सेल करना पड़े तो क्या उनको एक ओपन मार्केट मिल पाएगा और ये फीलिंग आएगी कि इंडिया हमारा है? नहीं आएगी ना। जैसे मान लो कि महाराष्ट्र का उगा हुआ प्याज अगर मध्य प्रदेश में आता है, या मध्य प्रदेश का उगा हुआ प्याज महाराष्ट्र में जाता है, कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो ये तो बढ़िया है ना, जहां पे किसान को ज्यादा रेट मिलेगा, अच्छा रेट मिलेगा, वहां बेचेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि उसको मना बोल दिया कि नहीं नहीं तुम घुस मत जाना, हमारे बाउंड्री में मार डालेंगे, ऐसा कुछ कर देंगे, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि भारत सबका है। तो ट्रेड एंड कॉमर्स की जब बात हम करेंगे तो ऐसा होगा कि ट्रेड एंड कॉमर्स ओपन होगा पूरे इंडिया में, कहीं भी आप जाकर के कर सकते हैं। सर्टेन ऑब्लिगेशन और बाइंडिंग लगाया जा सकता है, वो किस पे लगाया जाएगा, जो पब्लिक इंटरेस्ट की चीजें हैं। तो मोटे तौर पे तो पहले ये चीजें याद रखिए कि बाइंडिंग नहीं लगाया जा सकता, बॉन्ड नहीं किया जा सकता किसी को भी परचेज एंड सेल करने से किसी गुड्स को, जो लीगल चीजें हैं, ऐसा नहीं कि इलीगल चीजें हो, ठीक है। इन जनरल टर्म की बात कर रहा हूं, नहीं तो आप जाकर के बोलने लोगे गुजरात में हम शराब का व्यापार कर लेते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। जो लीगल चीजें हैं, जो ऑथराइज चीजें हैं, इन जनरल बात कर रहा हूं मैं, कोई ऐसी चीज नहीं जो अनऑथराइज हो किसी जगह पे उसकी हम सेल करने की बात करने लग जाए, इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो मतलब चीजें क्लियर आपको रहना चाहिए कि हाँ हम ट्रेड एंड बिजनेस कर सकते हैं पैन इंडिया में कहीं भी। साथ में कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, फिर से मैंने बोल रहा हूं कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, जहां पर पब्लिक का वेलफेयर हो, उस राज्य के या किसी जगह का ऐसा वेलफेयर की बात हो, तो रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। दूसरी बात ये, रेस्ट्रिक्शन डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो कि हम लैंग्वेज या किसी और बात पे, या एक राज्य को ज्यादा प्रिविलेज दे दिए, बाकी राज्यों को हम दबाने लग गए, तो डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होगा, प्रोमोटरी हो सकता है, पब्लिक इंटरेस्ट उसमें हो सकता है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। क्लियर है? अब चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आर्टिकल 301 to 307 पार्ट 13 डील विद द ट्रेड, कॉमर्स एंड
इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया हम बात कर रहे हैं, मतलब कहीं भी, पूरे स्टेट्स में, ठीक है। आर्टिकल 301 डिक्लेयर्स दैट ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स थ्रू आउट इंडिया शैल बी फ्री, एमिंग टू ब्रेक डाउन इकोनॉमिक बैरियर्स बिटवीन स्टेट एंड क्रिएट वन नेशन मार्केट। हाउएवर दिस फ्रीडम इज नॉट एब्सोल्यूट। अब देखिए क्या है कि पूरे इंडिया में एक फ्री मार्केट मिले, कोई भी कहीं भी जाकर के चीजें खरीद सके, बेच सके, इसकी व्यवस्था की गई है। बट ये एब्सोल्यूट नहीं है। मतलब एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब जो मैंने बात बोली वो कि एब्सोल्यूट कब होता है, जब किसी भी हालत में किसी भी तरीके का बैन नहीं लगाया जा सकता। अब मान लो आप पटाखा बेचने जा रहे हो कहीं, और कोई स्टेट कहता है नहीं हमारे यहाँ तो बहुत पॉल्यूशन है, हम पटाखे का ट्रेड एंड बिजनेस बंद कर रहे हैं भाई, हमारे यहाँ ना प्रोडक्शन होगा, ना बेचा जाएगा, ना खरीदा जाएगा। तो ये हो सकता है ना, इसके लिए हम मना नहीं कर सकते, ठीक है। या किसी स्टेट के किसी एक स्पेसिफिक एरिया में बैन कर दिया जाए कि नहीं भाई, इस शहर का एयर क्वालिटी बहुत खराब हो गया है, अगर यहाँ पे लोगों ने पटाखा छोड़ा तो हो सकता है कि दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, तो हम पटाखे छोड़ेंगे, दिवाली आएगा। तो अभी पढ़ लेते हैं, ठीक है। आर्टिकल 302 to 305 allow parliament and to a limited extent state legislature, ठीक है। क्या है? टू इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इन द पब्लिक इंटरेस्ट। अब देखो, पार्लियामेंट या कोई एक स्टेट रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है, मतलब एक हद तक थोड़ा बहुत रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है, किसमें? जो पब्लिक इंटरेस्ट की चीजें हो, जहां पर जनता का फायदा हो या जनता का नुकसान हो जाए वैसे ट्रेड बिजनेस करने से, वो भी, ठीक है। प्रोवाइडेड दे डू नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन स्टेट्स और गिव प्रेफरेंस टू वन स्टेट ओवर अनदर। मैंने पहले ही आपको बोल दिया था कि हम बैन लगा सकते हैं, उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, पर ऐसा रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे जो पब्लिक इंटरेस्ट का हो, किसी स्टेट को डिस्क्रिमिनेट करने वाला हम बैन नहीं लगा सकते। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए रिपीट कर रहा हूं। आर्टिकल भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आप सारी चीजें याद करेंगे, बहुत अच्छे से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। एक्सेप्ट इन केस लाइक स्कार्सिटी ऑफ गुड्स। अब ऐसा कुछ हो गया तो बात ही खत्म है। इंपॉर्टेंट प्रोविजंस एज समराइज इन द पेज, थोड़ा बहुत मत याद करो, बस एज समराइज याद रखो। आर्टिकल 301 क्या है? फ्रीडम ऑफ ऑल restrictions except those allowed by the article 2022 to 205 applies between both interstate and intrastate trade। अब देखिए ये किस पे होगा? इंटरस्टेट क्या होता है? हम लोग बचपन में जाते थे गेम हम खेलने, इंटर स्कूल गेम हो रहा है, इंटर स्कूल कंपटीशन हो रहा है, ठीक है। तो इंटर स्कूल मतलब एक स्कूल का दूसरे स्कूल से, मतलब एक वैसे ही इंटरस्टेट की जब बात हो रही है तो एक राज्य का दूसरे राज्य से, ठीक है। हिंदी वाले लोग थोड़ा ज्यादा ध्यान दे लेना, इंग्लिश वालों को शायद पता हो। और इंटर स्टेट क्या होता है? स्टेट के अंदर ही, जैसे मान लो कि 4-5 जिले हैं बिहार में, मान लो पटना है और छपरा है, गोपालगंज है, तो उन जिलों के बीच में ही कहीं बैन लगा दिया गया, तो हो सकता है किसी स्पेसिफिक पब्लिक इंटरेस्ट की स्थिति में लगाया जाए, वैसे प्रोविजन को फॉलो करते हुए जो 202 से 205 के बीच में है। क्लियर है? आर्टिकल 302 पार्लियामेंट में इंपोज रेस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स इन द पब्लिक इंटरेस्ट। ये इसमें कुछ आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ बहुत नहीं इंपॉर्टेंट है, पर ये आपको याद रखना है, ये पार्लियामेंट का पावर है कि कुछ हद तक वो क्या करेगा? रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है। फिर आर्टिकल 3 देख लीजिए, 303 सॉरी, आर्टिकल 303 क्या कहता है? पार्लियामेंट एंड स्टेट, क्लियर है, कैन नॉट गिव प्रेफरेंस टू वन स्टेट और डिस्क्रिमिनेट बिटवीन स्टेट्स एक्सेप्ट व्हेन पार्लियामेंट मेक अ लॉ to deal with scarcity of goods in any part of state। अब देखिए ऐसा क्या होगा? 303 कहता है कि स्टेट और पार्लियामेंट कोई भी ऐसे लॉ नहीं बना सकते, ऐसा बैन नहीं लगा सकते, ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते ट्रेड एंड गुड्स में, ट्रेड एंड कॉमर्स में, जो डिस्क्रिमिनेटरी हो। सिर्फ एक ही कंडीशन है, जैसे मान लो वहां पर स्कार्सिटी ऑफ गुड्स हो, कोई खाने की कमी हो गई और वो चीज कहीं बाहर जा रहा हो और वहीं के लोगों को नहीं मिल रहा हो, तो वैसा रोका जा सकता है। या वहां से जाने से बहुत ज्यादा लॉस हो जाए उस चीज का, तो भी रोका जा सकता है। क्लियर है? तो स्कार्सिटी ऑफ गुड्स की अगर स्थिति होगी तो ही रोका जाएगा, अदरवाइज नहीं रोका जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 304 स्टेट लेजिस्लेचर में इंपोज नॉन डिस्क्रिमिनेटरी टैक्सेस ऑन गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम अदर स्टेट सिमिलर टू लोकल गुड्स। क्लियर है? स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो किसी दूसरे राज्य से आ रहे चीजों को बिना डिस्क्रिमिनेट करने वाला नॉन डिस्क्रिमिनेटरी टैक्स लगा सकता है एक लिमिट तक, जिसमें थोड़ा बहुत उसका फायदा होता रहे, ठीक है। सेकंड, स्टेट लेजिस्लेचर में
impose reasonable restriction on trade, commerce and intercourse with or within that the state in public interest, पहले ही हमने पढ़ लिया है, but such bill need to prior precedent sanction। क्लियर है, मतलब स्टेट किसी भी चीज में अगर पब्लिक इंटरेस्ट की बात है तो उसमें रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है, पर ऐसा नहीं होगा कि वो रेस्ट्रिक्शन कैसा है जो डिस्क्रिमिनेटरी हो, पहली बात। दूसरी बात कि डिस्क्रिमिनेटरी है कि नहीं, अब जो स्टेट लगा रहा है उसके लिए तो लगेगा कि नहीं हमारे लिए डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है, बहुत अच्छा है, हम इस राज्य का चीज आने नहीं देंगे, उस राज्य का चीज आने नहीं देंगे, बहुत सारा डंप कर रहे हैं वो लोग, ऐसा कुछ कर रहे हैं। तो अगर पब्लिक इंटरेस्ट की बात है तो आप जाइए प्रेसिडेंट से पूछिए, प्रेसिडेंट देख लेंगे, या उनकी अपने पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनसे रिकमेंडेशन ले लेंगे और फिर वो बता देंगे कि नहीं नहीं पब्लिक इंटरेस्ट का है, इसको बैन करने के लिए राज्य को अनुमति दिया जाए या रेस्ट्रिक्शन लगाने के लिए अनुमति दिया जाए, तो लगा दिया जाएगा। और अगर लगता है कि नहीं नहीं ये तो राज्य अपने मनमानी कर रहा है तो फिर प्रेसिडेंट का पास फुल अथॉरिटी है कि वो उसको बोले कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, ये आप नहीं कर सकते। क्लियर है, मतलब ऐसा कोई भी लॉ या ऐसा कोई भी रेस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा तो वो प्रेसिडेंट के प्रायर नोटिस से ही लगाया जाएगा, प्रेसिडेंट के कंसेंट से ही लगाया जाएगा, अपने मन से नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 305 सेव एग्जिस्टिंग लॉज एंड फ्यूचर लॉज प्रोवाइडिंग फॉर स्टेट मोनोपोलाइज और नॉट विथ स्टैंडिंग आर्टिकल 308। ठीक है, देख लेना। आर्टिकल 307 क्या कहता है, पार्लियामेंट में अपॉइंट एन अथॉरिटी फॉर कैरिंग आउट आर्टिकल 301 to 4, नो सच अथॉरिटी अपॉइंटेड सो फार। क्लियर है, अब देख लेना, फिर भी मैं बता देता हूं, अगर पार्लियामेंट को लगता है कि 301 से 304 के प्रोविजन के लिए कोई अथॉरिटी अपॉइंट करनी है, उसको रिव्यू करने के लिए, देखने के लिए, तो वो बना सकती है, पर अभी तक ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं बनाई गई। क्लियर है, चलिए इंटर स्टेट काउंसिल हमने देख रहे हैं। इंटर स्टेट काउंसिल के बाद हमने देखा जोनल काउंसिल्स बनाए जाएंगे। तो देखिए जोनल काउंसिल का काम क्या है, तो क्या होता है कि सरकार ये सोचती है कि देखो अलग अलग भाषा के लोग हैं और एक रीजन वाइज अगर देखें तो एक जैसा भाषा बोलने वाले लोग हैं। ठीक है, तो इनको क्या करो कि एक एक जोन बना दो ताकि वो आपस में अपने रिलेशन अच्छे करते रहें, डेवलपमेंट भी करते रहे, जैसे आइडिया का एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, ट्रेड कॉमर्स में कुछ ऊपर नीचे हो रहा है तो उसको ठीक कर लिया जाएगा, है ना। साथ में डेवलपमेंट के लिए कोई प्लान आ रहा है, एक स्टेट का अच्छा बढ़िया प्लान है तो दूसरा स्टेट उससे एक्सेप्ट कर लेगा, उससे उसको कॉपी कर लेगा, या जैसा भी हो थोड़ा इंप्लीमेंटेशन चेंज वेंज करके जैसा उसके हिसाब से अच्छा लगे वो कर लेगा, मतलब आइडिया मिलता रहेगा। दूसरी चीज क्या होगी कि जो अलग अलग स्टेट अपने आप को अलग अलग समझते हैं, जैसे मान लो कि बिहार समझे कि मैं अलग हूँ, महाराष्ट्र समझे मैं अलग हूँ, तो जब बिहारी लोग महाराष्ट्र में जाए तो वहां पे डिसुम डिसुम चालू हो जाए, फिर मराठी लोग बिहार में आए तो डिसुम डिसुम चालू हो जाए। तो इस चीज को बचाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया कि जोनल काउंसिल बना दिया। अब इस जोनल काउंसिल में फायदा होगा क्या, एक तो हम भारत के हैं ये हमें फील होगा, क्योंकि एक स्टेट है नहीं, उसमें बहुत सारे स्टेट होंगे, तो बहुत सारे स्टेट होंगे तो वो फीलिंग बनी रहेगी कि हम लोग जोन वाइज बटे हुए हैं और जोन वाइज हम लोग आपस में आइडिया एक्सचेंज कर रहे हैं, हम भारतीय लोग हैं। ठीक है, अब इस जोन को बनाने का तरीका क्या होगा, तो जोन बनाने के कई सारे तरीके हैं, मतलब कई सारे बेस को ध्यान में रखा जाएगा, जैसे कि वहां से बहने वाली नदियों को बेस बना लिया जाए, आर्ट एंड कल्चर को बेस बना लिया जाए, एक जैसी भाषा बोलने वाले लोगों को एक साथ बिठा दिया जाए। ठीक है, तो ये चीजें हो सकती हैं, है ना। तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने जोनल काउंसिल बनाया। ऐसे 5 जोन है, मतलब अगर हम जोन की बात करें तो हमारे भारत में 5 जोन है। एक छठवां जोन जो हमने बनाया था, मतलब एग्जाम में आया तो 5 जोन प्लस 1, एक क्या है कि अलग एक्ट से बनाया गया था, जो हमारा स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट है ना, उसके तहत नहीं, हमारे अलग एक्ट से, मतलब 1971 में एक एक्ट पास किया गया और उस एक्ट से क्या बनाया गया, 7 सिस्टर्स को एक अलग जोन बना दिया गया। ठीक है, 7 सिस्टर मतलब आप जानते हैं नागालैंड, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सारे राज्य आते हैं उसमें 7 सिस्टर में। क्लियर है, तो उनके लिए एक अलग से जोन बनाया गया है। देखिए देखना शुरू करते हैं। जोनल काउंसिल्स आर स्टैट्यूटरी। देखिए जोनल काउंसिल जो है वो क्या है, स्टैट्यूटरी है। तो पहला तो क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन की किसी आर्टिकल से बनाया गया है, तो नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से आपका दागा जा सकता है एग्जाम में, हिरोशिमा जैसा आकर के गिरे दम, कि जोनल काउंसिल्स आर स्टैट्यूटरी बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है, या कुछ ऐसा दे दे ऑप्शन, तो ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी बॉडी है। दूसरा चीज दे दे ये एडवाइजरी बॉडी है, या जो भी इसके डिसीजन होंगे वो बाइंडिंग इन नेचर होंगे, तो ये एडवाइजरी बॉडी है। क्लियर है, साथ में क्या है, क्रिएटेड बाय द स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1952। क्वेश्चन ये भी तो पूछा जा सकता है कि जोनल काउंसिल्स किस एक्ट के तहत बनाया गया, मतलब यहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस का बम्बार चल रहा है, आप ऐसा समझ लीजिए। तो स्टेट
रीऑर्गेनाइजेशन जो एक्ट है ना, इसके तहत बनाया गया, हमारे जोनल काउंसिल्स बनाए गए। ठीक है, तो पहला तो ये याद रखिए, 3 चीजें अभी तक हमने देखा। पहला क्या देखा कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। दूसरा क्या हमने देखा कि एडवाइजरी इन नेचर है। तीसरा हमने क्या देखा कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत इसको बनाया गया है। कभी क्वेश्चन यही पूछ दे कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब आया था, तो 1956 में आया था। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, भले ये कुछ भी नहीं आए। तो एग्जाम में पॉलिटी है जहां पर इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं बता रहा हूं, और बहुत ज्यादा लेंदी ना करते हुए थोड़ा शॉर्ट स्वीट बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, तो आप ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होगा, टू प्रमोट कोऑपरेशन अमंग स्टेट्स बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट इन ईच रीजन। क्लियर है। इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू 5, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कितने जोन है, तो 5 जोनल काउंसिल, मतलब जोन कौन कौन से, नॉर्थ, सेंट्रल, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। ठीक है ना, अब नॉर्दर्न, वेस्टर्न, सदर्न, सेंट्रल, ऐसे हमने बना दिया। एंड 1 जोनल काउंसिल वाज सेट अप फॉर ईच। ठीक है ना, तो एक जोनल काउंसिल हमने बोल दिया और बता दिया कि ऐसा रहेगा, टेकिंग इनटू अकाउंट फैक्टर्स लाइक नेचुरल डाइवर्सिटी। किसको ध्यान में रखा गया, वहां का नेचुरल, एक जैसा नेचुरल डाइवर्सिटी हो तो उनको बना दो, एक जोन में डाल दो। ठीक है, या रिवर सिस्टम, या मीन ऑफ कम्युनिकेशन, कल्चर, लिंग्विस्टिक एफिनिटी, मैंने बताया कि कल्चर एक जैसा हो, उनके कस्टम्स एक जैसे हो, उनके जो बायोलॉजिकल या जो भी डाइवर्सिफाइड जोन है वो वहां का एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट एक जैसा हो। ठीक है, नदियां कहां कहां से बहती है, कोई स्पेसिफिक नदी, उसके हिसाब से बना दिया जाए, तो ये सब किया जा सकता है। ठीक है, देखिए, या ऐसी कुछ भी व्यवस्था हो सकती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। ठीक है, दीज काउंसिल डिस्कस मैटर सच एज बॉर्डर डिस्प्यूट। अब देखिए, अब ये काउंसिल क्या है, 4 5 6 5 6 2 3, जितने भी स्टेट उस एक जैसे स्थिति में दिखेंगे हमें, उनको साथ में हम जोड़ करके काउंसिल बना दिया हमने। अब बना दिया तो इनका काम क्या होगा, तो ये बॉर्डर डिस्प्यूट को ठीक करेंगे, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज का ध्यान रखेंगे, मतलब उनको कैसे प्रमोट किया जाए, उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, उनका ध्यान रखा जाएगा। इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट, जैसे मान लो सटे सटे राज्य हैं, अब जून के हैं, एक जैसे कल्चर वाले हैं तो आसपास के ही होंगे, तो उनके ट्रांसपोर्ट कैसे बेहतर किया जाए। ठीक है, नहीं तो दूसरा स्टेट बोलेगा तुम्हारे आगे बसें नहीं आने देंगे, तो वो बोलेगा अब तुम्हारे आगे बसें नहीं आने देंगे, लोग परेशान होंगे। तो इन चीजों को ध्यान में रखकर ठीक किया जाए। ठीक है, एंड सोशल एंड इकोनॉमिक प्लानिंग टू अचीव इमोशनल एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री। ठीक है, कुल मिलाकर के हम इंटीग्रेशन की बात करेंगे, जब बहुत सारे राज्य मिलके एक बन जाएंगे तो वो स्पेसिफिक राज्य के होने की भावना थोड़ी कम हो जाएगी और हम लोग डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मतलब हमारा मेन गोल क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा, लड़ाई झगड़े को छोड़ करके। ठीक है, कंपोजिशन एंड ऑब्जेक्टिव क्या होगा, देखिए, ईच जोनल काउंसिल कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या होगा, तो यूनियन होम मिनिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखिए, उधर हमने क्या देखा था अभी अभी कि प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होंगे, यहां पर कौन होगा, यूनियन होम मिनिस्टर चेयरमैन होंगे। क्लियर है, पहला क्वेश्चन तो यहीं से पूछा जाएगा कि जोनल काउंसिल के जो चेयरमैन होते हैं, सभी जो 5 जोनों के मिलाकर के जो जोनल काउंसिल बना है, उन 5 जोनों के जोनल काउंसिल के चेयरमैन कौन है, तो यूनियन होम मिनिस्टर। बताइए अभी के हिसाब से कौन होगा, ये आपका होमवर्क है, देखते रहना। ठीक है, अभी होम मिनिस्टर कौन है ये तो आपको पता ही होगा, और नहीं पता है तो बहुत बुरी बात है, सर्च कीजिए। चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल स्टेट्स इन जोन। ठीक है, अब जो भी उस जोन के जितने भी स्टेट हैं, जैसे मान लो कि नॉर्थ जोन हमने ले लिया, या साउथ जोन ले लिया, ईस्ट जोन ले लिया, वेस्ट जोन ले लिया, तो जो भी उस जोन के जितने भी स्टेट हैं उनके चीफ मिनिस्टर्स इसके मेंबर बनेंगे। ठीक है, 2 अदर मिनिस्टर्स फ्रॉम ईच स्टेट इन द जोन। क्लियर है, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरीज इन द जोन। अब देखो, कोई ऐसा जगह जहां पे यूटी आता है और वहां पर फिर से वही लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, तो क्या होगा, वहां का जो भी एडमिनिस्ट्रेटर होंगे उनको हम उठा करके बना देंगे। क्लियर है, अदर पार्टिसिपेंट्स कौन होंगे, विदाउट वोटिंग राइट्स। अब सिर्फ वोटिंग राइट कितनों के पास है, इन सभी के पास वोटिंग राइट है, बाकी के पास वोटिंग राइट नहीं है। ये कौन है, तो आकर के बैठेंगे, एडवाइस करेंगे और बाकी चीजें देखेंगे, लेकिन इनके पास वोटिंग राइट नहीं होगा। तो ध्यान रखना, विदाउट वोटिंग राइट में कौन कौन है, एडवाइजर नॉमिनेटेड बाय नीति आयोग। ठीक है, एक नीति आयोग किसी एडवाइजर को नॉमिनेट कर देगा। चीफ सेक्रेटरीट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, अचीविंग इमोशनल इंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री। क्लियर है, हम सभी लोग एक जैसी भावनाओं से जुड़े हैं, एक जोन के लोग हैं, तो आपस में जुड़े रहेंगे, लड़ेंगे नहीं।
राज्य, और जब राज्य लड़ेंगे नहीं तो डेवलपमेंट होगा। अरेस्ट ग्रोथ ऑफ कल्चर, स्टेट कंटिन्यूअसनेस, रीजनलिज्म एंड लिंग्विज्म, इन आधारों पर दिक्कतें ना आए उन चीजों को हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। हेल्प रिमूव आफ्टर इफेक्ट्स ऑन ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इनेबल सेंटर एंड स्टेट कोऑपरेशन, स्टेट कोऑपरेट इन सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड एक्सचेंज आइडियाज। आपको पहले ही मैंने बता दिया था कि क्या करेंगे ये लोग, सोशल कोऑपरेट करेंगे, साथ में आइडियाज को एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। कैसे बेटर बनाया जाए, कोई राज्य की कोई चीज अच्छी है तो उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है। सिक्योर स्पीडी एंड बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट रीजन, क्लियर है। अब सबका फाइनल गोल क्या है हमारा कि यहां पर डेवलपमेंट हो, क्लियर है। तो ये अपना खत्म होता है कि स्टेट काउंसिल्स बनाए जाएंगे। स्टेट काउंसिल में कुछ चीजें और भी इंपॉर्टेंट होंगी, जैसे कि वो 7 सिस्टर्स को किसके तहत बनाया गया है, तो 1971 के एक्ट के तहत बनाया गया है, ये देख लेना, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। नहीं, अगर हमारे स्लाइड में नहीं है तो आप नोट कर लीजिए कि 1971 के एक्ट के तहत हमने क्या किया था, 7 सिस्टर्स को एक अलग से जोन बना दिया था, ठीक है। अब जोनल काउंसिल एट अ ग्लांस, कौन कौन से जोनल काउंसिल है देखिए, यहां पर है हमारे उसमें है, देखिए नॉर्थ जोनल काउंसिल में कौन कौन से स्टेट आते हैं मेंबर्स, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली एंड चंडीगढ़, क्लियर है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख। अब सबसे पहले तो देखो इतने सारे स्टेट को मिलाकर के क्या बना दिया हमने, नॉर्थ जोनल काउंसिल बना दिया, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहां है, न्यू दिल्ली। तो अब फिर से यहां पर क्वेश्चन का बम्बार, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि विच स्टेट इज नॉट द पार्ट ऑफ नॉर्दर्न जोनल काउंसिल या नॉर्थ जोनल काउंसिल, और इसमें ये सारे स्टेट हो, 2-3 स्टेट हो और कोई इधर का उठा करके दे दे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि नॉर्थ जोनल काउंसिल में या नॉर्दर्न जोनल काउंसिल में कौन कौन से स्टेट हैं, या हेडक्वार्टर पूछ दे तो न्यू दिल्ली में है। सेंट्रल जोनल काउंसिल, अब देखिए मेंबर कौन कौन है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, ठीक है, सॉरी छत्तीसगढ़, वेरी सॉरी, मध्य प्रदेश, और हेडक्वार्टर इसका कहां होगा, इलाहाबाद, जो अभी प्रयागराज है, पहले इलाहाबाद नाम था, अब इसका क्या नाम हो गया, प्रयागराज हो गया, ठीक है। ईस्टर्न जोनल काउंसिल, अब ईस्टर्न में हमें फिर से वो 7 सिस्टर्स याद आएंगे, जो कि गलत है, 7 सिस्टर के लिए अलग से हमने बनाया है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर शिलोंग में है और इसको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, ठीक है। ये क्या है, सेपरेट स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर 1971 एक्ट, मैंने आपको बता दिया था, और इसका हेडक्वार्टर शिलोंग में है। तो इसमें सारे 7 सिस्टर के राज्य हैं, जैसे कि नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, ठीक है, मेघालय हो गया, असम हो गया, ये सारे स्टेट इसमें आएंगे। तो अगर हमसे पूछा जाए तो ये नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है। ईस्टर्न काउंसिल में कौन है बेटा, तो ध्यान देना, बिहार है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, ओडिशा है, ठीक है। नंबर ऑफ स्टेट भी कई बार पूछा जा सकता है, तो आप ऐसे भी याद रखना, थोड़ा सा कोई भरोसा नहीं इनका। हेडक्वार्टर कहां है, कलकत्ता में है, ठीक है। वेस्टर्न जोनल काउंसिल, अब वेस्टर्न जोनल काउंसिल में कौन कौन है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, दादरा नगर हवेली है, ठीक है, दमन एंड दीव है, हेडक्वार्टर मुंबई में है, ठीक है। सदर्न जोनल काउंसिल में कौन कौन आता है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, हेडक्वार्टर पांडिचेरी, सॉरी, और हेडक्वार्टर कहां है, चेन्नई में है। तो सबसे पहले तो आप इनके मेंबर्स याद कीजिए और मेंबर के बाद हेडक्वार्टर, क्योंकि पूछा जाएगा, ठीक है। 7 सिस्टर्स मैंने आपको बता दिया है, अलग से 7 सिस्टर्स के लिए क्या क्या बोलते हैं उसको, तो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल बोलते हैं, और ये उन 5 जोन से अलग एक स्पेशल एक्ट के तहत 1971 के एक्ट के तहत बनाया गया है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर शिलोंग में है, इसको आपको रटना है, याद करना है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। देखिए अब कुछ आर्टिकल्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, इसमें सारे आर्टिकल ना भी रटोगे तो काम हो जाएगा। जैसे मोटे तौर पे अगर देखें तो 261 हमें याद होना चाहिए, 262 याद होना चाहिए, ठीक है, ये 263 याद होना चाहिए, 301, 302, ठीक है, बाकी छोड़ भी दो तो चलेगा, 303 भी देख लो, बाकी छोड़ दो तो भी चलेगा, ठीक है, 307 देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी थोड़ा बहुत पढ़ते रहो, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए 261 क्या है, पब्लिक एक्ट्स, रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, म्यूचुअल रिकॉग्निशन। 262 क्या है, एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू वाटर ऑफ इंटरस्टेट रिवर एंड रिवर वैलीज। पढ़ लिया हमने बहुत डिटेल में, तो यहां पे सिर्फ मैं रीड कर देता हूं, बाकी इसको डिटेल में हमने पहले पढ़ ही लिया है, ठीक है। आर्टिकल 263 प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू
इंटर स्टेट काउंसिल, क्लियर है, इसी के तहत इंटर स्टेट काउंसिल्स बनाए गए। तो ये भी पूछा जाएगा। आर्टिकल 301 क्या है? फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, आजादी है, हम कहीं भी जाकर के ट्रेड, बिजनेस, इंटरकोर्स कर सकते हैं, मतलब हमें जैसा लगे वैसा व्यापार वाणिज्य अपने हिसाब से हम कर सकते हैं भारत के किसी भी क्षेत्र में, ठीक है। आर्टिकल 302 पावर ऑफ पार्लियामेंट टू इंपोज रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, कैसा? आपने पढ़ा है कि अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट का है तो लगाया जा सकता है, अदरवाइज नहीं लगेगा, ये आपको बताया गया डिटेल में, ठीक है। आर्टिकल 303 रेस्ट्रिक्शन ऑन लेजिस्लेटिव पावर ऑफ यूनियन एंड स्टेट विथ रिगार्ड टू ट्रेड एंड कॉमर्स, वही बात है फिर से। आर्टिकल 304 रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स अमंग द स्टेट बाय स्टेट लेजिस्लेचर, क्लियर है। स्टेट लेजिस्लेचर कैसे लगाएगा? तो मैंने बताया था कि इसको भी देख ही लेना, क्या है कि प्रेसिडेंट के प्रायर नोटिस से या प्रायर रिकमेंडेशन से ही लगाया जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 305 सेविंग ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ एंड लॉज प्रोवाइडिंग फॉर स्टेट मोनोपोलीज, क्लियर है। आर्टिकल 306 रिपील्ड है, मत पढ़ो, छोड़ दो। आर्टिकल 307 मन करे तो देख लेना, अर्लियर रिलेटेड टू द सर्टेन स्टेट पावर टू इंपोज ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस, ये हटा दिया गया है, तो ना भी देखो तो चलेगा। आर्टिकल 307 अपॉइंटमेंट ऑफ ऑथोरिटी फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ आर्टिकल 301 to 304, क्लियर है। इनको लागू करने के लिए कोई ऐसी अथॉरिटी का अपॉइंटमेंट कर दिया जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, ये भी ध्यान रखना, जो उसके फंक्शंस को देखता रहे, क्लियर है। चलिए बने रहिए, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हमने इसमें ऐड किया है, ठीक है। थैंक यू।